नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सारे। स्टूडेंटों वाला में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। एक बार फिर हम अपने प्रैक्टिस सेट के साथ आए हैं, जो मैंने कल कराया था, और आज दोबारा दूसरी प्रैक्टिस सेट के साथ आए हैं। आशा करते हैं कि आप लोग सारे घर में अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आज हम वही एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जो कि आज हम कम क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लिए हैं और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कोई इसमें हम नया ना जोड़े हैं ना कोई बनाए हैं, जिससे आपको पता चल सके कि यही क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से कुछ रुपए 5 वर्ष में 625 रुपए और 7 वर्ष में 784 रुपए बन जाते हैं, तो दर ज्ञात कीजिए, यानी रेट ज्ञात कीजिए। ऐसे में जब हमें रेट ज्ञात करनी होती है और ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है, तो इसमें क्या है कि रेट हमको ज्ञात करनी है और 5 साल और 7 साल का हमें क्या दिया है, अमाउंट दिया है कि 5 साल में इतने रुपए हो जाते हैं और 7 वर्ष में इतने रुपए हो जाते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जब 2 साल का गैप आए, जब 2 साल का गैप आए, तो हम क्या करते हैं कि वर्गमूल लेते हैं, यानी कि वर्गमूल लेते हैं। यदि 3 साल का गैप आए तो हम क्या करते हैं कि उसका क्यूब लेते हैं। क्या लेते हैं? क्यूब लेते हैं। यहाँ बोला है कि 5 साल में 625 रुपए हो जाते हैं और 7 वर्ष में 784 रुपए हो जाते हैं। तो 5 साल में कितने होते हैं? 625 रुपए और 7 साल में 784 रुपए। तो मैंने बताया कि अगर 2 साल का गैप हो तो हम क्या करते हैं कि वर्गमूल लेते हैं। तो 5 वर्ष में 625 रुपए, यानी कि 5 वर्ष में कितना हो जाता है? 625 रेशियो। और अगले 2 साल यानी 7वें साल में कितना हो जाता है? 7वें साल में कितना हो जाता है? 784। तो दोनों का हम क्या ले लेंगे? वर्गमूल। तो 625 का वर्गमूल क्या होता है? 25 रेशियो, और 784 का 28। ये हमारा प्रिंसिपल है और ये अमाउंट। तो हम कह सकते हैं कि 25 रुपए की राशि, जो 25 रुपए की राशि है, वो 2 साल में 28 रुपए हो जाएगी। तो हमें प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पे? 3 प्रॉफिट, यानी कि ब्याज जो हमको 25 रुपए पे 3 रुपए जो ब्याज मिलेगा, किस पे मिलेगा? 28 रुपए पे। तो हमें रेट ज्ञात करनी है। तो रेट बराबर क्या होता है? ब्याज बटे प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन। ब्याज बटे प्रिंसिपल। और परसेंटेज में निकालनी है तो परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे और 100 से गुणा करेंगे, इंटू 100%। तो ब्याज कितना है? 3 और प्रिंसिपल 25 इंटू 100%। 25 से काट देंगे 4 बार में, और 4 त्यहीं 12%। ये हमारा क्या आ गया? रेट। और ऑप्शन ए सही है। चलते हैं अगले सवाल पे। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। बोला है कि यदि ब्याज दर 15% प्रति वर्ष हो तो समय 2 वर्ष और ब्याज सहित प्राप्त धनराशि 11,700 रुपए है। ब्याज सहित प्राप्त धनराशि, ब्याज सहित प्राप्त धनराशि, ये हमारा क्या दिया है? अमाउंट दिया है, यानी कि मिश्र धन दिया है, जो हमें 15% के हिसाब से 2 साल में मिलेगा। वही हमारा कितना दिया है? अमाउंट 1,17,000 रुपए। पहले साल में कितना मिल रहा है? 15%। तो 1 साल में 15% मिल रहा है, तो 2 साल में कितना मिलेगा? पहले साल 15% और उसके 1 साल बाद 15%, कितना हो गया? 30%। तो इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू से लगाएंगे तो 30% का मान क्या होगा? 3/10। तो यहाँ ये हमने कल भी बताया था कि ये हमारा प्रिंसिपल होता है और ये क्या होता है?
ब्याज। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल और ये अमाउंट। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 10 रुपए, उसके बाद हमारा ब्याज कितना मिला है 13, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 13 रुपए। तो यही बोला है कि ब्याज सहित प्राप्त धनराशि, यानी कि हमारा अमाउंट, ये अमाउंट जो हम या फिर हमारी जो प्राप्त धनराशि कितना है 1,17,000 रुपए। तो यही 13 किसके बराबर है, 1,17,000 के बराबर है। तो कितने गुना है, 13 नवयम 117, यानी कि 9,000 गुना है। जब हमारा अमाउंट 9 गुना है तो हमारा प्रिंसिपल भी कितना गुना होगा, 9 गुना होगा, यानी कि 9,000 गुना होगा। तो 10 का गुणा 9,000 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 90,000। और यही हमसे पूछा है कि हमारा प्रिंसिपल कितना है या फिर कितने रुपए उधार दिए गए थे। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। बोला है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 760 रुपए है, ऑफ सीजन में इसे 722 रुपए में बेचा गया, तो वस्तु पर छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये हमारा सवाल है डिस्काउंट यानी बट्टे का सवाल। तो हमारा मार्क प्राइस कितना दिया है, मार्क प्राइस 760 रुपए, और इसे बेचा कितने में गया है 722 रुपए, यानी सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है 722 रुपए। तो जब हम वस्तु का छूट निकालते हैं, जब हम वस्तु का छूट निकालेंगे कि वस्तु कितने रुपए छूट पर दी गई है, तो क्या करते हैं कि मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस को घटा देते हैं। वही बात है कि अगर किसी हम जाते हैं सामान लेने दुकानदार से, वही या फिर कोई कपड़ा लेने जाते हैं, तो वो लिखा रहता है कि इतने, मान लीजिए कि लिखा रहेगा 760 रुपए में ये उसका दाम है, तो हम बोल दें कि हमें कम कर दीजिए, तो हमें कितने में बेचा 722 रुपए में बेचा। तो कम कितना किया, तो क्या करेंगे कि मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा देंगे। घटाएंगे तो कितना आएगा डिस्काउंट, 10 में से गया कितना बचा 8, और यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया 3, यानी कि 38 रुपए हमको डिस्काउंट मिला। तो हमसे क्या पूछा है कि छूट का प्रतिशत। जब हम छूट निकालते हैं तो किस पे निकालते हैं, मार्क प्राइस पे निकालते हैं। तो हमारी डिस्काउंट परसेंटेज आएगी, डिस्काउंट बटा के मार्क प्राइस इंटू 100%। तो डिस्काउंट हमारा कितना है 38, और मार्क प्राइस कितना है 760 रुपए इंटू 100%। 38 से 2 बार में काट देंगे हम 76 को, यानी कि कितना आ गया 20 पंजे 100, कितना आया 5%। तो हमें जो 760 रुपए की मार्क प्राइस थी, अगर 722 रुपए में बेच दिया गया तो उसका डिस्काउंट छूट कितना आया, डिस्काउंट प्रतिशत 5%। ऑप्शन हमारा क्या सही है, बी करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल पे। बोला है कि 1200 रुपए में खरीदी एक वस्तु को क्यू को 15% लाभ पर बेच देता है, फिर क्यू इसे आर को 1449 रुपए में बेच देता है, तो क्यू का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ क्या निकालना है हमें, लाभ परसेंट। तो पी क्या किया है, क्यू को 15% में बेच दिया होता है, और 1200 रुपए में खरीदा था और क्यू को 15% में बेच दिया था। तो यानी कि पी जो है हमारा कितने में खरीदा था 1200 रुपए, और क्यू को कितने रुपए में बेचा, मान लीजिए यहाँ क्यू हो गया, तो क्यू को कितने रुपए में बेचा 15% में, यानी कि 1200 का 15%, यानी कि 100% ये पहले से थी और 15% लाभ में बेचा, तो वस्तु कितनी हो गई 115% के बराबर हो गई। तो 1200 गुणे 115 बटा के 100, 0 से 0 काट देंगे, 12 पचे 60 के 0, 12 कम 12, 12 6 18, 12 कम 12 1 13 रुपए, यानी कि 1380 रुपए में उसको बेच दिया। तो यहाँ आर क्यू जो है आर को कितने में बेचा 1449 रुपए। पहले पी जो है कि क्यू को
जो P है 1200 में खरीदा था और Q को 15% लाभ पे बेच दिया, यानी कि 1380 रुपए में बेच दिया। तो Q ने R को 1449 रुपए में बेच दिया। तो कितने में बेचे? 1449 रुपए में। तो बोला है कि Q का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो Q जो है R को बेचा, कितने में बेचा? 1449 रुपए। तो जब हम लाभ निकालेंगे तो इसमें से इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। कितना आएगा? 9, और फिर कितना बचेगा? 6, फिर उसके बाद 3, खत्म। कितना? 69 रुपए जो है कि लाभ पे आर को क्यू ने बेच दिया। तो क्या पूछा है हमसे? लाभ प्रतिशत। जब हम लाभ परसेंट निकालते हैं तो हमेशा सीपी पे निकालते हैं। तो क्यू 1380 रुपए में बेचा, तो इसका क्रय मूल्य है, और ये क्या है? विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में से क्रय कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा? लाभ निकलेगा। और लाभ परसेंटेज निकालना है, तो लाभ बटे सीपी कितना है? 1380 इंटू 100%। 69, इसको 2 बार में काटेंगे। 69 दूना 138, कितना आया? 20, और 20 पंजे 100, यानी कि 5%। तो हमारा लाभ जो क्यू का लाभ कितना आया? 5%। को आंसर हम बी या सी जो है कि सही है। हमारा आंसर कितना आया? 5%। चलते हैं अगले सवाल पे। ये हमारा परसेंटेज का सवाल है। बोला है कि एक संख्या पहले 10% बढ़ाई जाती है और फिर 20% बढ़ाई जाती है। कोई संख्या है जिसको पहले 10% बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद 10% बढ़ाने के बाद फिर कितना बढ़ाते हैं? 20% बढ़ाते हैं। तो आरंभिक संख्या में कुल प्रतिशत की वृद्धि हमसे पूछा है, यानी कि ये सक्सेसिव जो है कि इसको बोलते हैं सक्सेसिव रूप में ये बढ़ाई जा रही है। इसको लगाने के 2 तरीके हैं, या फिर हम पहला तरीका है जो फार्मूले से होता है। फार्मूला इसका क्या होता है? a प्लस बी, ये सक्सेसिव का फार्मूला है, प्लस a इंटू बी बटा के 100। तो a कितना है? 10, प्लस b कितना है? 20, प्लस a कितना है हमारा? 10, और इंटू 20 बढ़ा के 100। 0 से 0 काट देंगे, 2 1 कम 2, और 20 प्लस 10 30, और 2 32। कितना आ गया? 32%। हमारा कितना आ गया? 32%। और इसको जब हम रेशियो मेथड से लगाते हैं तो बोला है कि पहले 10% बढ़ाई जाती है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/10, यानी कि पहले 10% बढ़ाई जाती है। पहले अगर 10% बढ़ाई जाती है तो संख्या कितनी रही होगी? 10। संख्या कितनी रही होगी? 10। और बढ़ाए कितने हैं? 1। तो बाद में कितनी हो गई? 11। फिर बोला है कि बाद में 20% बढ़ाई जाती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/5, यानी कि पहले 5 रही होगी, और 5 और 1 बढ़ाने पे कितना हो गई? 6। तो गुणा करेंगे, कितना हो गया? 10 पचे 50, और 11 छक्का 66। तो पहले हमारी संख्या कितनी थी? 50, और बाद में कितनी हो गई? 66। तो कितनी बढ़ गई? 16 बढ़ गई। 16 बढ़ गई, तो बढ़ी किस पे है? 50 पे। और इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 और परसेंटेज का चिन्ह। तो 50 से काट देंगे इसको कितनी बार में? 2 बार में। तो 16 दूना 32%। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। ऐसे सवालों को लगाने का 2 तरीके हैं, और भी तरीके हैं जिनको हम अगर विस्तार से अगली क्लास में पढ़ाएंगे तो हम इसको बताएंगे जब हम पढ़ाएंगे इसको। परसेंटेज का सवाल है, बोला कि यदि x माइनस वाई का 30% बराबर है x प्लस वाई का 20%, तो y x का कितना प्रतिशत है? ये बहुत इजी सवाल है, जैसे जैसे कह रहा है आप वैसे वैसे ही इसको रखेंगे। बोला है कि x माइनस वाई का मतलब गुणा 30% और बराबर है x प्लस वाई का 20%। तो y x का कितना प्रतिशत है? इसको हल करेंगे। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म और 0 से 0 खत्म। गुणा करेंगे 3x माइनस 3y बराबर 2x प्लस 2y।
x को इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा 3x माइनस 2x बराबर y उधर जाएगा तो 3y प्लस 2y। जब हम इसका पक्षांतर करते हैं तो हमेशा चिन्ह क्या होती है, बदल जाएगी। माइनस रहेगा उधर जाएगा तो प्लस, और उधर प्लस रहेगा तो इधर आएगा तो माइनस। 3x में से 2x घटाएंगे कितना बचेगा, x बराबर 3y प्लस 2y कितना आ जाएगा 5y। जब y को हम यहाँ लाएंगे तो कितना होगा x बटे y बराबर 5, और यहाँ कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं 1। जब यहाँ 1 इसके क्या हो जाएगा बट्टे में, यहाँ हमें x और y की वैल्यू मिल गई। कितना आ गया 5 और 1। हमसे पूछा है y x का कितना परसेंट है। y x का जहाँ का या की या से तुलना होती है तो वही हमारी क्या होती है बेस वैल्यू, और बेस वैल्यू हमेशा कहाँ लिखी जाती है, नीचे लिखी जाती है। तो x का x कितना है 5 और y कितना है 1। परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 और परसेंटेज का चिन्ह कितना आएगा 20%। तो हमारा आंसर कितना आ गया 20%। ऑप्शन कौन सा सही है, ए। चलते हैं अगले सवाल पे। दो संख्याओं का अनुपात 7:4 है। यदि उनके वर्गों का अंतर 297 है तब उनका जोड़ कितना होगा। ये अनुपात का सवाल है। जब हम अनुपात हटाते हैं या रेशियो हटाते हैं तो किसी एक वेरिएबल से हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 7:4 है, 7:4। तो परसेंटेज रेशियो हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7x और 4x। तो यहाँ क्या बोला है कि यदि उनके वर्गों का अंतर 297 है तो 7x का वर्ग माइनस 4x का वर्ग कितना है 297। तो 7x स्क्वायर कितना आ जाएगा 49x स्क्वायर और माइनस 16x स्क्वायर बराबर 297। 49x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, 49 में से 16 घटाएंगे कितना आएगा 33x स्क्वायर बराबर 297। तो 33 से इसको काटेंगे कितना आएगा 9 3 27 कितना आ गया 9 बार। तो x स्क्वायर बराबर 9। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। तो हमसे पूछा है कि तब उनका जोड़ कितना होगा, यानी कि 7x। तो 7x की वैल्यू रखेंगे कितना आएगा 3 और प्लस, हमसे जोड़ पूछा है तो प्लस 4 और x की वैल्यू कितनी है 3। तो 7 तिली के 21 और प्लस 4 3 12 कितना आ गया 33। और यही हमारा क्या है आंसर। आंसर कौन सा सही है, आंसर सी। चलते हैं अगले सवाल पे। रेशियो का सवाल है, क्या है P रेशियो Q रेशियो R बराबर 5:3:6। P रेशियो Q रेशियो R बराबर 5:3:6। तो हमसे पूछा है कि P/Q रेशियो Q/R रेशियो R/P, इसका हमें मान पूछना है। तो P रेशियो Q रेशियो R का मान हमें इन सब का मान दिया है 5:3:6। तो P कितना दिया है 5, Q कितना दिया है 3 रेशियो, Q कितना दिया 3 और R कितना दिया 6, R कितना दिया है 6 और फिर P कितना दिया है 5। तो इसको हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। जब सिंप्लीफाई करते हैं तो नीचे का एलसीएम लेते हैं और एलसीएम फिर नीचे की संख्या से भाग देके ऊपर की संख्या से गुणा करके लिखते हैं तो हमारा क्या आ जाता है आंसर आ जाता है। तो 3 और 6 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 30। 3 कितना बार कटेगा 10 बार में, 10 5 50। 6 का भागा 30 में देंगे कितना बार जाएगा 5 और 5 3 15। 5 का भागा 30 में देंगे कितना बार जाएगा 6 बार और 6 6 के 36। और ये हमारा क्या आ गया इसका आंसर। आंसर कौन सा सही है, आंसर ए पहला। चलते हैं अगले सवाल पे। किसी स्कूल में विद्यार्थियों की औसत आयु 13.2 वर्ष है, लड़कों की औसत आयु 14.4 वर्ष है, लड़कियों की औसत आयु 12.3 वर्ष है। तो लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें अनुपात ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे सरल
तरीका है, एलिगेशन से लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एलिगेशन से लगाएंगे। तो पूरी क्लास की यानी विद्यार्थियों का औसत आयु कितना है? 13.2। फिर कितना है? लड़कों का औसत आयु 14.4। उसके बाद लड़कियों का कितना है? 12.3। अब क्या करेंगे? घटा देंगे। 12 में से 13.2 बड़ा है, घटाएंगे कितना आएगा? 0.9। 14.4 में से इसको घटाएंगे कितना आएगा? 1.2। रेशियो में हमसे पूछा है तो रेशियो ले लेंगे, कितना आएगा? 3:4। ये लड़कों का आ गया अनुपात, ये लड़कियों का अनुपात आ गया। तो हमसे पूछा क्या है? लड़कियों की संख्या का अनुपात। लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 4। लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात, यानी कि 4:3। ये हमारा क्या आ गई? आंसर आ गया। आंसर बी करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल पे। सिंपलीफाई करनी है। बोर्ड मास का सवाल है। बोर्ड मास में कल मैंने बताया था कि पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं, फिर ऑफ यानी का को तोड़ते हैं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्ट। इसको हल करते हैं। पहले यहाँ सबसे पहले इसको बार को हल करते हैं। तो कितना आएगा? 72 माइनस 20 माइनस 10 माइनस 6 माइनस, बार को हल करेंगे, 6 में से 4 गया 2, ब्रैकेट बंद। फिर कितना आया? 72 माइनस 20 माइनस 10 माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट कितना आएगा? 4। फिर 72 20, उसके बाद इसको हल करते हैं। मझले ब्रैकेट को 10 में से 4 गया, कितना बचा? 6, और माइनस का चिन्ह लगाया तो माइनस, कितना बचा? 6। यहाँ माइनस है तो 72 माइनस, अब बड़ा ब्रैकेट बचा, इसको हल करेंगे कितना आएगा? 20 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा? 14, और फिर 72 में से 14 घटाएंगे कितना बचेगा? 48, और कितना? 8, 58। आंसर कितना सही है? बी। चलते हैं अगले सवाल पे। ये समय कार्य का सवाल है। समय और कार्य को हल करने के लिए जो बेसिक सा होता है कि इसको 2-3 तरीके से लगाया जाता है। सबसे बेसिक होता है कि जो दिन दिया रहता है उसका हम क्या लेते हैं? एलसीएम। तो बोला है कि ए अकेले किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, और सी अकेले उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो तीनों एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं? तो हमारा ए अकेले उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? 12 दिन में। 12 दिन में। और बी उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? 8 दिन में कर सकता है। और सी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 24 दिन में। तो हम मान लेते हैं कि इनके एलसीएम के बराबर वे काम करेंगे। तो 12 और 8 और 24 का एलसीएम कितना आएगा? 12 और 8 और 24 का एलसीएम 24 ही आएगा, क्योंकि 12 से भी कट जाएगा, 8 से भी कटेगा और 24 से भी कटेगा। तो 12 दिन में ये 24 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 24/12, यानी कि 2 काम करेगा, यानी कि 2 एफिशिएंसी से काम करेगा। 2 मतलब कि 12 दिन में 24 काम कर सकता है, तो उसकी एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 2 यूनिट। इसको हम क्या मान लेते हैं? यूनिट में। तो हमारी क्या आएगी? 2 यूनिट। और 8 दिन में 24 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा और कितनी एफिशिएंसी करेगा? या फिर 8 तिली के 24, 3। 24 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना आएगा? एक एफिशिएंसी से ये काम करेगा। तो दोनों मिलकर उसी काम को कितना दिनों में कर सकते हैं? पूरा हमारा टोटल काम कितना है? 24, और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3, 2, 5 और 1, 6। तो बोला कि कितने दिनों में काम कर सकते हैं? तो टोटल वर्क बटा के एफिशिएंसी कितना आएगा? 4 दिन।
और ये हमारा क्या आ गया आंसर। आंसर कितना सही है ए, 4 दिन। चलते हैं अगले सवाल पे। इसमें हमसे क्या पूछा है, गति पूछा है, टाइम डिस्टेंस एंड टाइम डिस्टेंस का सवाल है। क्या बोला है कि दीपक और विनोद की गति क्रमशः 19 रेशियो कितना है, 19:12। दीपक और विनोद की गति क्रमशः 19 और रेशियो 12 है। तो बोला कि यदि विनोद की गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दीपक की गति ज्ञात कीजिए। यहाँ हमको रेशियो दिया है कि दीपक का रेशियो कितना है, दीपक और विनोद का रेशियो कितना है 12। इनके क्या दिया है कि इनकी गति का अनुपात दिया है और हमें विनोद की गति कितनी दी है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना दिया है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 12 यूनिट में दिया है और उसका मेन गति कितना दिया है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कितने गुने हैं, 7 गुना, 12 सत्ते 84। जब इसकी वैल्यू 7 गुने हैं तो इसकी भी वैल्यू यानी कि दीपक की वैल्यू कितनी गुनी होगी, इसकी भी वैल्यू 7 गुनी है। 19 साते 133 किलोमीटर प्रति आवर। इसकी क्या आ गई, दीपक की गति। दीपक की गति कितनी है, 133 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये हमारा क्या आ गया, आंसर। चलते हैं अगले सवाल पे। ये टंकी वाला सवाल है। बोला है कि पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। एक टंकी है और 3 पाइप लगे हैं, पाइप ए, बी और सी। 2 पाइप जो ए और बी हैं उसको भर रहे हैं और जो सी है उसको खाली कर रहा है। तो ऐसे में हम क्या मान लेते हैं कि जो समय दिया रहता है उसका हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें कुछ न कुछ यूनिट में मानना पड़ता है कि इतना ये इसमें भर सकते हैं या इसको खाली कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 12, 18 और 8 का एलसीएम ले लेंगे और जो सी है उसको क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, यानी उसको घटा रहा है। तो सी की जगह जहां जहां सी आएगा वहां क्या लगाएंगे, हम माइनस लगाएंगे। तो ए जो है कितने घंटे ले रहा है, 12 घंटे। और जो बी है कितने घंटे ले रहा है, 18 घंटे। और जो सी है कितने घंटे में उसको खाली कर रहा है, 8 घंटे में। तो यहाँ क्या लगा देंगे हम, माइनस। माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये खाली कर रहा है। तो इसका क्या ले लेंगे हम, एलसीएम। तो 12, 18 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 12 छंग 72, 8 8 के 24, 8 छक 48, 18 दूनी 36, 18 चौक 72 और 8 9 72, यानी कि हमें क्या ले लेंगे, 72 यूनिट। यानी कि 12 घंटे में 72 यूनिट ये भर देगा, 18 घंटे में ये भर देगा और 8 घंटे में सी इसको खाली कर देगा। तो इनकी कार्य करने की क्षमता यानी कि 1 घंटे में कितना भर देंगे, 12 छंग 72, 6 यूनिट। और ये बी कितना भरेगा, 4 यूनिट। और सी कितना खाली करेगा, 9 यूनिट। सी जो है 9 यूनिट खाली कर देगा। तो बोला है कि ए और बी, क्या बोला है, ए और बी 4.5 घंटे के लिए खोले जाते हैं। कितना बोला जाता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना होगा, 6 + 4। और समय कितना लेना है, 4.5 घंटे, यानी कि इंटू 4.5, 4.5 1/2 या 0.5। तो 6 + 10, 10 का गुणा 4.5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45। यानी कि 4.5 घंटे में ये 45 यूनिट भरेंगे। तो बोला है कि उसके बाद जब सी को खोला जाएगा तो ये 45 यूनिट वो कितने समय में खाली कर देगा। तो पूरी टोटल कितना उसमें है, 45 यूनिट। और 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है, 9 यूनिट। तो इसको क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो हमारा समय आ जाएगा, कितना आएगा, 9 × 45, यानी कि 5 घंटे में जो है सी उस टंकी को क्या कर देगा, खाली कर देगा। आंसर कितना सही है, सी। चलते हैं अगले सवाल पे।
बोला है कि ए बी ने एक व्यापार शुरू किया, इस व्यापार में उन्होंने सॉरी यहाँ गलत है, ऊपर हाँ दिया यहाँ पे। बोला है कि ए और बी ने एक व्यापार शुरू किया, इस व्यापार में उन्हें 4:3 के अनुपात में निवेश किया, जो है 4:3 के अनुपात में उन्होंने निवेश किया। यदि ए 20,000 रुपये और निवेश कर देता है तो उनके निवेश का अनुपात 3:2 हो जाता है। जब दोनों ने निवेश किया था तो उस टाइम इनका अनुपात कितना था? 4:3। जब ए ने 20,000 रुपये निवेश किया तो उनका अनुपात कितना हो गया? 3:2। इसको हम हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? यहाँ ए ने जो क्या किया है, निवेश किया है, यानी कि ए में परिवर्तन हो रहा है और बी हमारा कांस्टेंट है, तो हम बी को बराबर करेंगे क्योंकि बी हमारा कांस्टेंट है। तो बी को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो ए में परिवर्तन हो रहा है तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। जहां हमारा परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि बी में हमारा परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे? हम इसको हम बराबर ही रखेंगे। बराबर रखने के लिए क्या करते हैं? इसको हम बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे? इनका और इनका क्या कर लेते हैं? एलसीएम लेके या फिर एक कॉमन वैल्यू से गुणा कर देते हैं, जिससे हमें ये वैल्यू मिल जाती है। तो अगर ऊपर हम 2 से गुणा करते हैं और नीचे हम 3 से गुणा करते हैं तो हमारी वैल्यू ए और बी की मिल जाएगी, और जो कि बी की हमारी बराबर वैल्यू होगी। तो 2 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा? 8, और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 6। 8:6। पहले उनका जो निवेश किया गया अनुपात था 8:6 था। फिर बाद में ए ने निवेश किया तो ए का कितना होगा? 3 तिली के 9, और बी ने निवेश नहीं किया तो बी की ज्यों का त्यों रहेगी, यानी कि ए का 9 हो गया और बी का 6 का 6 ही रहा। तो ए में कितना परिवर्तन आया? ए में कितना परिवर्तन आया? 1 का आया। यानी कि ए ने 20,000 रुपये निवेश किए, यानी कि जो ए का 8 से 9 हो गया, वही जो 1 का परिवर्तन आया है, वही 1 की वैल्यू हमारी क्या दी है? 20,000 रुपये। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी है? 20,000 यूनिट की। तो पूछा है कि ए ने कितने रुपए स्टार्टिंग में निवेश किए थे, यानी कि हमें किसकी वैल्यू पूछी है? 8 की वैल्यू पूछी है कि शुरू में ए ने कितना रुपए निवेश किया था। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा? 20,000 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 20,000 गुना हो जाएगा। यानी कि ए ने शुरू में कितना निवेश किया था? 16,000 रुपये ए ने निवेश किया था। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। और आंसर कौन सा सही है? आंसर बी करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल पे। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। यदि 2 पर मीटर स्क्वायर होगा, यहाँ पे 2 पर मीटर स्क्वायर की दर से खेत की जुताई की लागत 600 रुपये है, तो खेत की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ये मेंसुरेशन का सवाल है। हमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। कितना दिया है? 4:3। और बोला है कि जो खेत का जो खेत का मीटर पर स्क्वायर चार्ज है कितना है? 2 रुपये है। तो पूरे खेत की लागत जो हमारी है कितनी है? 600 रुपये। तो हमसे पूछा है कि खेत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम जब क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो इसका अनुपात दिया है, तो अनुपात गुणा करके क्या करेंगे? हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद इसका मान रखेंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि पूरी लागत में और प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जो हमारी वैल्यू होती है उससे भाग दे देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल। तो जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो टोटल लागत यानी कि हमारी जो टोटल लागत है, टोटल लागत कितनी है? 600 रुपये, और प्रति मीटर स्क्वायर लागत कितनी है? 200 रुपये। तो हमारी कितना आ गया? 300, यानी 300 मीटर स्क्वायर ये हमारा क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया। तो हमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है और क्षेत्रफल। तो जब हम लंबाई और चौड़ाई दी रहती है तो उसका आयताकार खेत है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 4:3 के अनुपात में है। जब हम रेशियो हटाते हैं तो किसी वेरिएबल से हम क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। तो 4x हो जाएगा और ये
3x हो जाएगा। तो लंबाई हमारी कितनी है, 4, लंबाई कितनी है, लंबाई कितना है 4x इंटू चौड़ाई कितनी है 3x बराबर क्षेत्रफल कितना है 300। तो 4×3=12 x स्क्वायर बराबर 300। तो 12 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 12 दूनी 24 और 6 12 पचे 60, यानी x स्क्वायर बराबर कितना आया 25। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5, x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5। तो हमें क्या पूछी है, लंबाई, लंबाई हमारी कितनी है 4x, तो x का मान रख देंगे हम, कितना है x का मान 5। तो हमारी लंबाई कितनी आ जाएगी 20 मीटर, और हमारा आंसर दूसरा यानी कि बी सही है। तो मेरे भाइयों आज का सेशन हम यहीं मतलब कि क्लोज करते हैं, और मुझे आशा है कि आपको ये अच्छी तरह पसंद आएगा और समझ में आएगा। और कल भी हम आएंगे ऐसे ही क्वेश्चन के साथ, और आपकी प्रैक्टिस लगातार जारी रहेगी जो हम करवाएंगे, हमारी टीम आगे पढ़ाएगी और करवाएगी। तो आप सारे क्वेश्चन को हल करिए, ये अच्छे अच्छे सवाल हैं जो कि एसएससी जीडी में आए हुए हैं। इसे आपका जो होगा कि एक प्रैक्टिस होगा, और आपका एक समझ में आएगा आपको कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। जब आपकी तैयारी मजबूत होगी तो आप पेपर में अच्छा करेंगे। जब आप पेपर में अच्छा करेंगे तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, और एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद आप समझ सकते हैं कि आपको वो चीज़ मिलेगी जिसके लिए आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों यहीं समाप्त करते हैं। राम राम, जय हिंद,